हेलो बच्चों, हम लोग मेजर टेस्ट के लिए जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या गिवन है देखते हैं। 1 NaCl एंड 1 MHCl आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन विल बी। सॉल्यूशन का अपने को पीएच गेस करना है और ये गेस करना है कि ये बफर है या नहीं है। ठीक है, तो बफर के लिए कंडीशन क्या होगी कि यहां पर आपने जो HCl लिया है और NaCl लिया है, यहां पर हमें एक वीक एसिड अगर चाहिए, वीक एसिड और प्लस उसके कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट अगर दिया हो तो उससे हम एसिडिक बफर बना सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि हमें HCl दिया हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट है वो बफर नहीं बनाएगा। तो हमें जो बफर बनता है वो वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट से बनता है, जबकि ये वीक एसिड नहीं है। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि नॉट ए बफर सॉल्यूशन। अब पीएच के बारे में गेस करना है, पीएच इसका 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा। देखो भाई, NaCl जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा। किस टाइप का सॉल्ट है? SaSB टाइप का सॉल्ट है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो तो न्यूट्रल होता है, तो इसकी वजह से इसके पीएच पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच इसका जरूर 7 से कम ही होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशन कब होता? अगर वीक एसिड दिया होता, HCl की जगह HCN होता अगर, तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो जाता? बफर सॉल्यूशन भी कह सकते थे इसको। आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है अपने को सॉल्ट दिया है विद जनरल फॉर्मूला MX2 और उसका अपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, मींस KSP गिवन है, और कंसंट्रेशन निकालना है M2 प्लस आयन की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, MX2 जो है हमारा, MX2 नाम का जो सॉल्ट है उसको आप ब्रेक कर लो। ठीक है, तो M2 प्लस प्लस 2X माइनस, ये हमारा जो सॉल्ट का ब्रेक करने के बाद आयनाइज फॉर्म आ गया। अब यहां पर हमें M2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखें तो ये S होगा, अगर तो ये 2S होगा। और इस टाइप के सॉल्ट का जो जनरल फॉर्मूला होता है KSP का, KSP ऑफ MX2 का, वो होगा क्या? M2 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू X माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और अगर इसकी वैल्यू आप डालोगे तो S और 2S का होल स्क्वायर मिलके 4S क्यूब हो जाएगा। ठीक है, AB2 टाइप के सॉल्ट के लिए 4S क्यूब हो जाता है। यहां से हमें KSP का डेटा क्योंकि पहले से गिवन है, 4 इंटू LHS दिया है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 12, और इसकी वैल्यू इक्वेट करके आप S की वैल्यू निकाल सकते हो। S हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस 12 की पावर 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4। ये 10 की पावर माइनस 4 किस चीज की वैल्यू है? सॉल्युबिलिटी की। और यहां से अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि M2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ही दे रहा है। तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस 4, 1 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये M2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इसके एक्व सॉल्यूशन में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 grams of hydrogen gas diffuses from a container in 10 minutes. Okay, how many grams of oxygen gas will be diffused through the same time under the similar condition? ठीक, तो हम यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करा रहे हैं, और आपने यहां डिफ्यूजन के लिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है, और 2 गैसें हमारे पास कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम लिखें तो ये क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन अपना क्या है? सिमिलर कंडीशन में करानी है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन में अपने को 2 ग्राम दिया है, किसका? हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का ग्राम निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रेट को मोल के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोल ऑफ H2 अपॉन टाइम ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ O2 अपॉन टाइम ऑफ O2। ठीक है, पहले तो रेट को ऐसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, मोल के फॉर्म में, और मोल के फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारा ग्राम्स लॉ क्या कहता है
कि इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम रेट ऑफ H2 ऊपर लिख रहे हैं तो उसका मोलर मास ऑफ H2 नीचे लिखा जाएगा, रेट ऑफ O2 नीचे लिख रहे हैं तो उसका मोलर मास ऑफ O2 ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम वैल्यूज डाल देते हैं। मोल को क्या लिख सकते हैं, 2 ग्राम ऑफ H2, उसको मोल में चेंज करें तो मोलर मास को डिवाइड करेंगे 2 ग्राम को, तो मोलर मास अपना H2 गैस का हो जाएगा 2/2। और टाइम अपना क्या है, टाइम बोला है, सेम कंडीशन है, सेम टाइम है, तो टाइम अपना T ले लिया। और हमें ऑक्सीजन का वेट निकालना है, कितना डिफ्यूज होगा। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 और डिवाइडेड बाई T इक्वल टू मोलर मास 32 अपॉन हाइड्रोजन गैस का 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो T कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 ग्राम ऑलरेडी गिवन था और हाइड्रोजन का मोलर मास भी क्या है, 2 है, वो कैंसिल आउट हो गया। ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पहले तो ये 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, और उसके बाद ये जो वेट बाई जो लिखा हुआ 32 ये ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं इस साइड में क्या हो जाएगा, ये 32 अपॉन वेट इक्वल्स टू 4। तो वेट आ जाएगा, यहां पर वेट आ जाएगा कितना, 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना। आगे बढ़ते हैं। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी अपने को गिवन है, CH बॉन्ड CCl बॉन्ड का, दोनों का अपने को डेटा दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन निकालना है। ठीक है, इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है और हमें 2 अलग अलग बॉन्ड्स का डेटा दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जीज का। ठीक है, तो किसी रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा H रिएक्शन लिखें तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में BE ऑफ रिएक्टेंट माइनस BE ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप लोगों को पता है रिलेशन। रिएक्टेंट में हमारा CH3Cl है। ठीक है, और इनकी बॉन्ड एनर्जी अगर इसको हम डायग्राम बना के देखें तो C में कितने H जुड़े हैं, यहां पर 3 H और एक CCl बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में 3 CH बॉन्ड इंक्लूडेड है और एक CCl बॉन्ड है, तो इन सबका ऐड कर दो आप, तो हमारे पास CH बॉन्ड का और Cl बॉन्ड का डेटा दे रखा है। ये पहला वाला डेटा CH बॉन्ड का है और 3 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड, 3 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड ये ऐड होगा, प्लस एक ही बॉन्ड CCl वाला है तो बॉन्ड एनर्जी 1 इंटू CCl बॉन्ड, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में हमें अलग अलग क्योंकि एटम दिए हुए हैं उनका लिखने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड बना ही नहीं, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेट कर लो, 3 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड 3 है और 416 सबका इंडिविजुअल वैल्यू है, प्लस 325 ये अपना गिवन है क्या, ये अपना CCl बॉन्ड की वैल्यू है। और यहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके आप निकाल लेना। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द गैस एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट एंड इज साइमल्टेनियसली कंप्रेस्ड बाई ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1.5 atm, और उससे जो एक्सपेंशन अपना हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं सॉरी कंप्रेशन हो रहा है 8 लीटर से 2 लीटर हो रहा है वॉल्यूम में। ठीक है, तो कंप्रेशन हो रहा है 8 लीटर से 2 लीटर पे हो रहा है और क्या निकालना है अपने को, डेल्टा E निकालना है। तो डेल्टा E का आपको रिलेशन पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, Q प्लस W। ठीक है, और Q अपने को डायरेक्ट दे रखा है कितना, 100 जूल, 100 जूल। ठीक है, प्लस W वर्क डन डालना है अपने को। वर्क डन होता है P डेल्टा V और साथ में साइन क्या होता है, निगेटिव का। ठीक, अब आप यहां पर देखो प्रेशर अपने को कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है 1.5 atm, 1.5 atm, माइनस साइन लगाएंगे और उसके बाद डेल्टा V दे रखा है, डेल्टा V कितना हो जाएगा 8 - 2, 8 - 2 मतलब 6 हो गया अपना। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये P डेल्टा V की ये लीटर एटीएम वाली आएगी, इसमें आएगी लीटर एटीएम में। ठीक है, अब यहां पर जूल है, यहां लीटर एटीएम है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, लीटर एटीएम को जूल में चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो क्या करेंगे, लीटर एटीएम को जूल में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू एटीएम लीटर लिख देते हैं 101.3 जूल। यहां पर लीटर एटीएम की वैल्यू जो है वो डाल देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर लगभग 10-11 के आसपास शायद आएगा। ठीक है, देख लेना आप कितना आता है। आगे बढ़ते हैं। इसको आपने साइन जो लिया है, साइन का भी ध्यान रखना है। यहां पर पी डेल्टा वी लिया है, जो पी डेल्टा वी जो है, पी डेल्टा वी में डेल्टा वी अपना V2 माइनस V1 लेना है और V2 माइनस V1 2 माइनस 8 है और 2 माइनस 8 ये -6 वैल्यू, और -6 लेने से ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो ये 900 समथिंग हो जाएगा, 900 प्लस 100 ये लगभग 1011 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 70% HNO3. The amount of concentrated nitric acid solution that should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3. तो इस पे फोकस करेंगे सबसे पहले कि हमें जो प्रिपेयर करना है वो इतने मोलरिटी का, इतने ml का HNO3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये हमें प्रिपेयर करना है, ये प्योर फॉर्म दिया हुआ है प्रिपेयर करने के लिए, और ऊपर से 70% HNO3 का कंसंट्रेशन है। इसका मतलब मार्केट में जो मिल रहा है वो 70% के रेट से मिल रहा, मतलब 70 ग्राम HNO3 मिलेगा जब आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लाओगे। तो पहले तो हम प्योर फॉर्म का देख लेते हैं कितना ग्राम है। मोल्स ऑफ HNO3 पहले निकाल लेंगे, M1 इंटू V1 सुना होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, इससे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और 250 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में वॉल्यूम हो गया, और मोलरिटी अपने को दिया है 2 मोलर, वॉल्यूम हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 और ये 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 मोल्स आ गए किसके, HNO3 के। ठीक, अब उसके बाद वेट ऑफ HNO3 निकाल लेंगे। यहां से वेट ऑफ HNO3 निकालने के लिए 1/2 मोल्स इंटू MW ऑफ HNO3 डालना पड़ेगा। ठीक, और HNO3 का मोलर मास यहां पर पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, HNO3 का मोलर मास निकाल लेंगे। तो 1 + 14 + 16 इंटू 3, 15 + 48, 63। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 63/2 ग्राम। ठीक है, 63/2 ग्राम आ गया HNO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, यहां पर प्योरिटी के हिसाब से चलना है कि 70 ग्राम HNO3 अपने को कब मिलेगा, जब हम 100 ग्राम HNO3 का सैंपल लेके आएंगे, और हमें कितना चाहिए 63/2। 63/2 ग्राम कब मिलेगा, जब हम 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 63/2 ग्राम लेके आए। यहां से आप निकाल लोगे। $45.0। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन। 45 ग्राम कंसंट्रेट HNO3 चाहिए, क्योंकि 70 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 में, तो 60/2 ग्राम कितने प्रेजेंट होगा, 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ग्राम
आयरन पायराइट FeS2 इज बर्न्ड विद O2 टू फॉर्म Fe2O3 एंड SO2। इसमें रिएक्शन नहीं दे रखी, रिएक्शन अपने को खुद से लिखना पड़ेगा। FeS2 उसको बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 बन रहा है। ठीक है, ये तो अपने को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन हमें बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना रहेगा। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो बैलेंस इक्वेशन कैसे मिलेगी? पहले हम आयरन बैलेंस करते हैं एक बार, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहां पर 4s हो गए, सल्फर 4 हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए 8 और प्लस 3 11 11/2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इक्वेशन बैलेंस करने के बाद फोकस करो क्या पूछा है और क्या दिया है। 12 ग्राम अपने को आयरन पायराइड दिया है और निकालना क्या है, मास ऑफ SO2 निकालना है। तो आप मोलर रेशियो देखो, अगर मोलर रेशियो क्या है 2:4, 2 और 4 का रेशियो है, या कहें 1:2 का रेशियो है, तो मतलब जितने मोल्स FeS2 के होंगे उसके डबल मोल अपने को SO2 के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1:2 मोल का रेशियो है, और हमारे यहां पर मोल कितने हैं निकालने पड़ेंगे। 12 ग्राम FeS2 गिवन है, और इसमें मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकलेगा गिवन मास अपॉन mW, और ये आ जाएगा कितना 12 अपॉन ये 120 लगभग इसका मोलर मास आता है, कैलकुलेट कर लेना, और ये हो जाएगा 0.1 मोल। तो 0.1 मोल अपने को ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए FeS2 के। तो इसके कितने बनेंगे, 1 से बनता है 2, तो 0.1 से बनेगा कितना 0.2 मोल, और 0.2 मोल को मास में कन्वर्ट करो तो 0.2 इंटू मोलर मास किसका SO2 का। मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। SO2 का मोलर मास 32 प्लस 32 64, तो 64 से मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के, आप 64 से 0.2 को मल्टीप्लाई करना है, 12.8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the ratio of number of atoms in 2.2 gram of CO2 and 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं दोनों में। मोल किसका, CO2 का। CO2 के मोल कितने हैं 2.2 ग्राम डिवाइडेड बाई 44। ठीक, और इधर अमोनिया के निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 1.7 ग्राम अपॉन 17, ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा कितना 1/20। ठीक है, तो 1/20 आ गया, और ये 1/10 लिख सकते हैं इसको, तो 1/10 और 1/20 ऐसे लिख के चलते हैं इसको। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दो, आप दोनों के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो पहले तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/20 मोल था, इसको Na से मल्टीप्लाई किया तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब उसके बाद एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। एटॉमिसिटी कितनी है 3। ऐसे इधर भी पहले हमने 1/10 को Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, और फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एटॉमिसिटी कितनी है इसकी 4, तो इतने एटम्स आ जाएंगे। है समझ में। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, रेशियो ले लो भाई, Na से Na कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और उसके बाद ये बच गया 3/2, और ये बच गया कितना 4, तो 3/2:4 का रेशियो है। इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 3:8 का रेशियो, ऐसा भी बोल सकते हैं 3:8 का रेशियो। ठीक है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, 3/2:4 आया था, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने उसको क्या कर दिया, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया।
अगला क्वेश्चन है, ए बटन सेल यूज्ड इन द वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग। अपने को बटन सेल जो होती है उसका अपने को रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दे रखा है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है उसमें किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या करंट बनाने के लिए। और यहां पर हाफ सेल रिएक्शन भी दे रखे हैं इन दोनों के इंडिविजुअल, हाफ सेल का पोटेंशियल भी दे रखा है अपने को। और ये दोनों पोटेंशियल जो दे रखे हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कैप्चर होने के लिए दे रखे हैं, मींस रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो यहां पर कह सकते हैं ये दोनों एसआरपीज की वैल्यू है, एसआरपीज हैं, दोनों एसआरपी की वैल्यू दे रखी है। हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ठीक है, एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। इन दोनों में एसआरपी ज्यादा किसका है, इस वाले का, तो यही अपना कैथोड पे रिएक्शन होगी। तो कैथोड पे रिएक्शन वाले का एसआरपी लिखना है, तो अपने को 0.34 सीधे यहां लिख देंगे, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एनोड पे कौन सा आएगा, जिसका एसआरपी कम है वो एनोड पे जाएगा, और उसका वैल्यू कितना है 0.76, और यहां पर आप डाल दोगे प्लस 0.76, कितना आ जाएगा ये, सही है। आगे बढ़े, NaCl is doped with 10 power minus 6 मोल % ऑफ SrCl2। ठीक है, तो NaCl की डोपिंग की गई, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, 10 पावर माइनस 6 मोल % ऑफ SrCl2 से। द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज निकालना है अपने को, तो देखो 10 पावर माइनस 6 मोल % दे रखा है Sr2 प्लस का, Sr2 प्लस से जो डोपिंग की गई है वो 10 पावर माइनस 6 मोल % है, या कह सकते हैं 10 पावर माइनस 6 अपॉन 100 मोल है। ठीक है, परसेंट के हिसाब से हमने निकाले 10 पावर माइनस 8 पर मोल हो गई। ठीक, अब उसके बाद देखो कि इसको अगर हम चेंज करें, ये पर मोल पर, और इसको अगर आप चेंज करोगे, ये पर मोल ऑफ NaCl हो गया। ठीक है, सेंटेंस पढ़ो, NaCl इज डोप्ड विद 10 पावर माइनस 6 मोल % ऑफ SrCl2, मींस 10 पावर माइनस 8 मोल ऑफ NaCl, पर मोल ऑफ NaCl आपको ये डोपिंग कराई गई है। अब इसको अगर आप देखो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डिफेक्ट में पढ़ा होगा कि Sr2 प्लस क्या करेगा कि Na प्लस दो Na प्लस को रिप्लेस कर देगा और उसमें से एक पोजीशन पे आके बैठ जाएगा और उसके बगल में दूसरी पोजीशन खाली रहेगी। तो अकेला जो है वो एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा, दूसरा स्पेस खाली रहेगा। तो जितने Sr2 प्लस आप डालोगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही आपको कैटायनिक वैकेंसीज मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मोल तो पता ही है अपने को, इनटू Na कर दें अगर, तो हमें Sr2 प्लस आयंस मिल जाएंगे। Sr2 प्लस आयंस कितने हो जाएंगे, 10 पावर माइनस 8 इंटू Na की वैल्यू डाल दो 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, इतने ही आपको कैटायनिक वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो जितनी आपके Sr2 प्लस आयन होंगे उतनी ही वैकेंसी होगी, क्योंकि Sr2 प्लस एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा और दूसरा स्पेस वैकेंसी में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आएगा कितना 6.023 इंटू, और ये -8 हो जाएगा तो 15 बचेगा। 10 पावर 15 वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने Sr2 प्लस की डोपिंग होगी उतने ही नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाएंगी,
पर मोल के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन predict the following gases shows the least adsorption on a definite amount of charcoal। सबसे कम अमाउंट में एड्सॉर्प्शन किस गैस का होगा ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ठीक है, तो आपको पता है कि टीसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, जितना टीसी ज्यादा उतना ही अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा, या कह सकते हैं कि आपस में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा अगर टीसी की वैल्यू ज्यादा है, और जितना ही इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन हमें यहां क्या निकालना है, सबसे कम किसमें अमाउंट, लीस्ट अमाउंट पूछा है, तो लीस्ट अमाउंट किसमें एड्सॉर्ब होगा, जिसका टीसी सबसे कम होगा। टीसी हमें कम चाहिए लीस्ट अमाउंट के लिए, लीस्ट अमाउंट। ठीक है, तो टीसी सबसे कम किसमें है, H2 का है, तो यही आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल। अपने के रूल बताने हैं कि कौन सा रूल नॉट करेक्ट है, यहां पर फोकस करना, नॉट करेक्ट पूछा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो कुछ रूल्स होते हैं रेडॉक्स में, उन रूल में से कौन सा इन चारों ऑप्शन में अप्लाई नहीं होता है या रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। H का ऑक्सीडेशन बता रहा है, H का ऑक्सीडेशन +1 तो होता है, साथ ही साथ H का ऑक्सीडेशन 0 भी हो सकता है किसमें, H2 मॉलिक्यूल में, और साथ ही साथ माइनस भी होता है हाइड्राइड में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया पहला ही, हाइड्राइड में -1 भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मेटल हाइड्राइड जितने भी होंगे उसमें -1 होगा हाइड्रोजन का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था इसको, जनरली +1 हो सकता है लेकिन -1 भी होता है मेटल हाइड्राइड के केस में, ये मेटल के साथ हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट तो सही होंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज 0, सही बात है। अगर न्यूट्रल कंपाउंड होगा हमारा पास तो उसमें क्या होगा, सबका सम क्या होगा, 0 आएगा। एन एलिमेंट इन द फ्री और अनकंबाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0, सही बात है। फ्री स्टेट में होगा या अनकंबाइंड स्टेट में होगा तो 0 आएगा। इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। फ्लोरीन का होता है हमेशा -1। फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसका हमेशा एक फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होता है और होता है -1। इसके साथ अटैच होने वाले बाकी एलिमेंट का वेरिएबल हो जाता है फिर, और लेकिन इसका जो है +1 नहीं होता, इसका हमेशा -1 ही होता है। आगे देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इन द इंडिकेटेड डायग्राम गिवन बिलो। डिफेक्ट पहचानना अपने को, देखो भाई डिफेक्ट पहचानना है। यहां पर NaCl का क्रिस्टल दिया हुआ है, Na+Cl-, 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 अल्टरनेट पोजीशन पे Na+Cl- है। अब यहां पर अगर आप देखो तो Cl- के बाद क्या होना चाहिए था, फिर Na+ होना चाहिए था, फिर वापस से सभी पोजीशन सही है। यहां पर क्या होना चाहिए था, Na+ के बाद Cl- होना चाहिए था, फिर Na+ होना चाहिए था, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ Na+ होना चाहिए था, फिर Cl- ऐसे ऐसे करके, फिर Na+ के बगल में यहाँ Cl- होना चाहिए था। अब हो क्या रहा है कि Na+ और Cl- ये दोनों कंबाइंड गायब हो गए एक साथ पेयर बना के, ऐसे ही ये Na+ और Cl- पेयर बन के और आपस में एलिमिनेट हो गए, क्रिस्टल से बाहर निकल गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डिफेक्ट आ गया क्रिस्टल में, और ऐसे डिफेक्ट जिसमें कैटायन एनायन दोनों ही मिसिंग होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, रिवाइज करेंगे जाके और शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा जब कैटायन एनायन बोथ मिसिंग होते हैं अपने साइड से तो उसको बोला जाता है कौन सा डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। Which of the following reaction defines delta H formation स्टैंडर्ड स्टेट में। अब वही फॉर्मेशन की रिएक्शन के लिए जरूरी क्या है, ये आप लोगों को पता होगा कि फॉर्मेशन में राइट हैंड साइड में जो हमारा कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो लिखा होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट हैं जो नेचर में पाए जाते हैं अपने प्योर स्टेट में, उन एलिमेंट का अपने को ओरिजिनल स्टेट के साथ
यहाँ पर रिएक्टेंट साइड लिखना होता है। दूसरा क्या है कि डेल्टा एच एफ नॉट जो है वो पर मोल के लिए डिफाइंड होता है। तो पर मोल के लिए हमें क्या करना होगा, जो कोफिशिएंट है जिसका हम फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो जैसे कि अमोनिया में तो यहाँ 2 दिया है, तो ये नहीं सही है, पर मोल डिफाइन होता है, तो इसलिए अगर ये 2 ना होता, हम इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके लिखते तो ये रिएक्शन भी सही हो जाती। यहां पर 1 मिल रहा है, यहां पर 1 मिल रहा है, यहां 1 मिल रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसी से चेक करेंगे कि 1 किस में है, पर मोल के हिसाब से। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे हमने क्या बताया था, एलिमेंट होना चाहिए, कंपाउंड नहीं होना चाहिए। यहां देखो CO कंपाउंड है, तो CO कंपाउंड है इसलिए ये वैलिड नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 की वजह से कैंसिल हो गया। और यहां पर देखो कि C + O2 = CO2, यहां 1 मोल तो बन रहा है, एलिमेंट भी दिया हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन का जो एलोट्रॉप है डायमंड वाला वो यहां पर नहीं चलेगा। हमें ग्रेफाइट चाहिए जो मोस्ट अकरिंग मोस्ट अबेंडेंट एलोट्रॉप होता है, वही जो नेचर में पाया जाता है, वही जो है यहां पर होता। कार्बन ग्रेफाइट होगा अगर तो यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते थे, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप को ही हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं। इफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन E0 वैल्यूज आर गिवन, इन दोनों का E0 की वैल्यू दिया है और हमें E0 हाफ सेल का निकालना है, इस वाले हाफ सेल का, ठीक है। अब इस वाले हाफ सेल का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे भाई, इस हाफ सेल को हमें इन दोनों की हेल्प से बनाना पड़ेगा टारगेट रिएक्शन। तो ये टारगेट रिएक्शन है, ऐसे ही इन दोनों की हेल्प लेके और इस रिएक्शन को बनाना है। तो इस रिएक्शन का आपको डेल्टा G बनाना है और बाकी सबका डेल्टा G1 और डेल्टा G2 ये हमें निकाल के रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे कि जब हमें दो अलग अलग इंडिविजुअल हाफ सेल दिए हों और उससे तीसरे किसी हाफ सेल का डेटा निकालना हो E का, तो हम डेल्टा G की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 नॉट क्या हो जाएगा, -NFE0, इसको मैं 1 लिख रहा हूं, N1 लिख रहा हूं, -N2 लिख रहा हूं, E0 2 लिख रहा हूं, और इसका -N3 लिख रहा हूं और E0 3 लिख रहा हूं, ठीक है। और क्या है, इस रिएक्शन को कैसे बना सकते हैं, हमें A3+ चाहिए, A3+ इसमें दिया हुआ है, सेम साइड दिया है, तो मतलब इस रिएक्शन को माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज लिखी जाएगी। A हमें राइट हैंड साइड लाना है, A इसमें भी राइट हैंड साइड है, तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज इस रिएक्शन को लेना है। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो अपने आप ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद यही रिएक्शन बनती हुई दिख रही है अपने को। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें डेल्टा G को भी उसी अकॉर्डिंग ऐड करके लिखना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन का हमारा डेटा आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेल्टा G0 3 -N3, N3 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 3Fe3 डेल्टा G1 N1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, -1 इलेक्ट्रॉन E1 और प्लस अगला देखो G2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2, तो माइनस के साथ 2Fe02 और कितना आ जाएगा, FF तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -3E0 -1E01 और -2E02, और माइनस माइनस साइन कॉमन दिख रहा है इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं E3 इक्वल्स टू E1 प्लस 2E2 अपॉन 3। बस अब वैल्यू डालने की बारी है, बस वैल्यू डाल दो आप। E1 कितना दे रखा है, E1 है अपना कितना, Y2, E1 है Y2 प्लस 2, E2 कितना है भाई, -Y1, E2 है -Y1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा Y2 -2Y1 अपॉन 3, Y2 -2Y1 अपॉन 3, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डेल्टा G के थ्रू सॉल्व करना है। इंडिविजुअल आपको हाफ सेल दे रखे हैं, तीसरे हाफ सेल का निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा G0 के थ्रू आपने ये क्वेश्चन किया होगा पहले। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट्स 1
एमिट्स फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन किसमें एमिट हो रहा है, ये पता करना है अपने को। तो पहली बार तो एमिशन का निकालना है। ये ऑप्शन अपना 2 से लेके 6 पे जाने वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, ये एब्जॉर्प्शन को डिनोट करता है, ये एब्जॉर्प्शन वाला है, ये हट गया। 1 से 2 पे जा रहा है, ये भी एब्जॉर्प्शन है, ये एमिशन है और ये भी एमिशन है। ये भी एमिशन है, ठीक है। अब एमिशन वाले में ही देखना है क्योंकि एमिटेड फोटोन पूछा है, ठीक है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पूछा है। अब आप देखो यहां पर 6 से 2 वाला तो ये बामर सीरीज का हो गया, विजिबल लाइन, और 2 से 1 वाला ये है लाइमन, या कह सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइन। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी बामर वाले से, विजिबल वाले से ज्यादा होगी। प्लस आप ये भी देख सकते हो 2 से 1 का गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और बाकी जो 6 से 2 का आप देखोगे तो वो उन सबसे कम ही आएगा। तो हमारा जो है लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रा वायलेट का रीजन है, तो अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी विजिबल से ज्यादा होती है, और यहां पर ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी आप जो टेस्ट दे के आ रहे हैं, कैसा लगा आपको ऑर्गेनिक का पेपर। पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस जो हैं वो सही किए होंगे। तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप इसे देखें और इसके अप्रोच को भी देखें कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चन आया 51, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू द गिवन कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच उतना इजी होगा, यानी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप कैसे चेक करें, यहां पर आप देख सकते हो ये जो एल्कीन नजर आ रहा है पोर्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात हो रही है, तो हमें इस पोर्शन पे ही क्या है बेटा फोकस्ड होना है। और आप देखिए कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो चेक करिए ये OCH3 है, OCH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, यहां पर लग रहा है +M। NO2 का क्या लग रहा है बेटा, यहां लग रहा है -M। Cl का डोमिनेटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है बेटा, दैट इज -I। और CD3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, दैट इज +H। +M से यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। +M के बाद हम बात करते हैं किसकी, +H की, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, यहां पे बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए। अब यहां पे है -M और -I। -I से यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा, कम हो रही है, और -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम हो रही है। बस इसी पे फोकस करना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आ रहा है ज्यादा, वहां की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो बताइए सबसे आगे किसे बोलेंगे बेटा, ध्यान सुनना, ये मैंने एरो लगाया है, इसका नंबर ऑफ एरो उसकी क्या बताया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा है। यहाँ 2 एरो, यहाँ 1 एरो, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो बेटा बताइए +M जो होता है वो स्ट्रॉन्गर देन क्या है, +H से हम देखते हैं। तो बताइए बेटा क्या होगा, सबसे आगे क्या आएगा, P के बाद क्या आएगा बेटा, S के बाद क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, R, और R के बाद क्या नजर आ रहा है बेटा, Q। PSRQ हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पाई बॉन्ड से हमने इसका जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ HCl टू 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन मेनली गिव्स। अब सबसे पहले बात है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन की बात कर रहे हैं, तो बताइए बेटा ध्यान सुनना, हम सबसे पहले ये मैंने बना दिया 2-ब्यूटीन, सिंपली ध्यान सुनना, ये हमने आपके सामने बना दिया, दिस इज द 2-ब्यूटीन। आप इसको देख लेते, यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ जाएगा, 2-मिथाइल बोला है तो हमने यहाँ पर लगा दिया बेटा क्या, ये CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये है आपके सामने H, यहाँ पे बेटा क्या सामने आपके सामने आ जाएगा
H और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये CH3। अब बताइए 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की बात उसने किसके साथ कराई है, रिएक्शन कराई है HCl के साथ। जब आप इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, मैकेनिज्म कौन सी चलने जा रही है आपके सामने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बताइए सबसे पहले क्या होगा, यह यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज आप मान लीजिए। अब बताइए बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमें क्या करना है, यह बॉन्ड को कुछ ऐसे ब्रेक करें ताकि मोर स्टेबल केटायन का फॉर्मेशन हो। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, और यहाँ से क्या है ये H+ इसने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। क्या बना बेटा सबसे सामने बताइए, क्या ले सकते हैं, CH3 CH2, यहाँ बेटा क्या है CH3 और यहाँ पे बेटा क्या है, दिस इज द CH3, क्या बन गया बेटा कार्बोकेटायन। वापस से क्या होगा बेटा ध्यान सुनिए, अगला अटैक कौन करेगा बेटा Cl- जो कि क्या है एक न्यूक्लियोफाइल। ये पहले क्या था एक न्यूक्लियोफाइल, किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने। अब ये वापस से क्या बन गया है इलेक्ट्रोफाइल, अटैक कौन करेगा न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस इज द प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है CH3 CH2 CH3 और यहां पर आपने लगा दिया Cl। बताइए नाम क्या हो गया इसका, क्या आपको नजर आ रहा है 2 पर क्लोरो एंड 2 पर मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, किस कौन सा ऑप्शन नजर आया आपको बेटा सेकंड। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द सेकंड आंसर। यहाँ चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, आपने तुरंत इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएजेंट from the following list which can easily distinguish between 1 butane and 2 butane। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 butane and 2 butane। तो सबसे पहले आप देख लें बना के बेटा, हमने बनाया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके सामने है, दिस इज द 1 butane, और आपके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आपके सामने है 2 ब्यूटाइन। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला रिएजेंट आ गया ब्रोमीन CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, और यहाँ ब्रोमीन का हम इस पे क्या है रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन होगा। ये आपका 1 एल्काइन एंड 2 एल्काइन दोनों ही ब्रोमीन CCl4 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, यानी हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अगला आता है H2 लिंडलार कैटलिस्ट। H2 लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, क्या कराता है पार्शियल रिडक्शन कराता है। पार्शियल रिडक्शन कराएगा तो वो इसको भी एल्कीन में बदल देगा और इसको भी एल्कीन में बदल देगा, यानी हम यहां से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, H2SO4 HgSO4 की बात करें तो रिएक्शन का नाम होता है कुचरोप्स रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा, कुचरोप्स रिएक्शन। तो अगर आप 1 एल्काइन या यहाँ पे आपके सामने है जो आपके सामने 1 ब्यूटाइन है और यहाँ पे 2 ब्यूटाइन है, इन दोनों से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों से ही हमें कीटोन मिलेगा, दोनों से ही हमें कीटोन मिलेगा बेटा। तो यानी हम यहाँ पे भी हमने क्या किया डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। तो सर ऐसा क्या है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हम इसको 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? हाँ, कैसे बेटा, ध्यान से सुनना। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान सुनना, जब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन मतलब Cu2Cl2 प्लस NH4 OH, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन अगर हम लेते हैं बेटा तो ध्यान सुनना, ये आपस में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्या बनता है CuNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है OH माइनस, ये इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब यह कॉम्प्लेक्स बनता है ये इसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, ध्यान से सुनना, आपके सामने CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, यह जो मीडियम है एक एल्कलाइन मीडियम है। एल्कलाइन मीडियम होने के कारण क्या होता है बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है ये कैसा नजर आ रहा है आपको, एसिडिक H नजर आ रहा है। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक H के साथ यहाँ पे रिएक्शन होता है, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मैं डायरेक्ट आपके सामने प्रोडक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर लग जाता है बेटा Cu, और अलग से आपको अमोनिया और वाटर भी निकलते हुए नजर आते हैं। हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यहां पर अगर हम इसको एल्काइन के टर्म में बोले तो फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर एल्काइनाइड,
कॉपर एल्काइनाइड, जो कि एक रेड प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा बनता है बेटा? एक रेड प्रेसिपिटेट बनता है। किंतु परंतु लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो यह अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है ड्यू टू absence ऑफ एसिडिक एच के absence होने के कारण यहां पर एसिडिक एच नजर आ रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि टर्मिनल एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये क्या हो गया? दिस इज द टर्मिनल एल्काइन जिसके पास एसिडिक एच है, दिस इज द नॉन टर्मिनल एल्काइन। इसको हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या टर्मिनल एल्काइन को एल्कीन या एल्केन से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। याद करो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस, यस वेरी गुड, प्लस OH माइनस। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? उसी तरीके से ये भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्या यहां तक इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई है? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज द फोर्थ आंसर, यानी हाँ 53 का आंसर हो गया बेटा, दैट इज द फोर्थ। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें, वाह वेरी गुड क्वेश्चन, आपके पॉलीमर से आया हुआ है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर एक्सेप्ट एडिशन पॉलीमर, यानी सबसे पहले बोला पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन कौन सा पॉलीमर है? उसने बोला है कि इसमें से सारे एडिशन पॉलीमर हैं एक को छोड़कर। तो सबसे पहले बताओ एडिशन पॉलीमर को कैसे पहचानोगे? एडिशन पॉलीमर जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एल्कीन ले लें या एल्काडाइईन ले लें, इनके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहला जो है बेटा पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो है वो किससे बनता है बेटा? स्टाइरीन से बनता है, और वो आपके सामने है CH2CH और यहाँ पे है PH। दिस इज द एडिशन पॉलीमर। अगर इसके n मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइरीन ले लें तो वो क्या बनेगा बेटा? पॉलीस्टाइरीन। तो ये क्या है? दिस इज द एडिशन पॉलीमर। चलो नंबर 2 की अगर बात करते हैं, पॉलीथीन। इथीन का जो होता है, इथीन का जो पॉलीमर होता है वो क्या कहलाता है बेटा? जैसे पॉलीथीन कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक LDP कहलाता है और एक HDP कहलाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। वेरी गुड। चलो अब अगर बात करते हैं नंबर थर्ड की बात करते हैं, या पहले नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो नाइलॉन 66 एंड नंबर 4 मैं यहां पे लिखता हूं बेटा। नंबर 4 जो आपके सामने है दैट इज PVC। अब ध्यान सुनना बेटा, जो आपके सामने यहां पे मैं लिखता हूं बेटा नंबर 4 PVC जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, किससे बनता है? विनाइल क्लोराइड से। थर्ड पे मैं भी आता हूं, तो ये CH2CHCl का होल N, यह भी आपका है एडिशन पॉलीमर, यानी 1 2 4 आपके एडिशन पॉलीमर हैं। लेकिन ये जो नाइलॉन 66 है ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? यहां पर केवल एडिशन हो रहा है, मोनोमेरिक यूनिट आ रहे हैं और वो ऐड हो जा रहे हैं, केवल एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब हो गया एडिशन तो होगा लेकिन उसके बाद एलिमिनेशन भी होना तय है, यानी एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहां पर बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट होती हैं जहां पर वो जुड़ती हैं और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइलॉन 66 की बात करते हैं आपसे, तो यहां पर दो वर्ड है, एक 6, इसको बोल दिया X, इसको बोल दिया Y। तो बहुत ही इजी चीज होती है। जो पहला हम बोलते हैं नाइलॉन 66, यानी आप सोच सकते हो नाइलॉन XY। अब चाहे वो कुछ भी लिख कर दे दे, नाइलॉन 66 लिख कर दे दे, नाइलॉन 610 लिख कर दे दे, कुछ भी लिख कर दे दे, आप बना लोगे। पहला वाला जो है टर्म दैट इज X, वह नंबर ऑफ कार्बन इन डाई एमीन, नंबर ऑफ कार्बन इन डाई एमाइन बताता है, और जो दूसरा वाला है वो नंबर ऑफ कार्बन इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपके सामने बोलते हैं तो आप लिख सकते हो H2NCH2 का होल 6, और यहां पे बेटा लिख दिया हमने NH2, ये डाई एमाइन हो गया, हेक्सामिथाइलिन डाई एमाइन। क्या हो गया बेटा? हेक्सामिथाइलिन डाई एमाइन। प्लस दूसरा वाला है 6 कार्बन का डाई एसिड, तो आप क्या लेके आओगे? HOCOCH2 का होल 4 एंड COOH। दिस इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड, इसे अपन बोलते हैं एडिपिक एसिड, और दिस इज कॉल्ड एज हेक्सामिथाइलिन
मिथाइलिन डाइएमीन। तो बेटा ध्यान सुनना, इनका क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर इसके हम N और इसके हम N मॉलिक्यूल लेते हैं तो बेटा केवल मैं यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट आपके सामने दे रहा हूँ। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, ध्यान से, यहाँ से निकल जाएगा पानी, यहाँ से पानी निकल जाएगा, यहाँ से भी देखो बेटा ये जो OH है ये अगले हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन के NH2 वाले ग्रुप के साथ, और ये जो NH2 वाला ग्रुप यहाँ नजर आ रहा है वो एडिपिक एसिड के OH ग्रुप के साथ क्या है बेटा, वाटर निकाल देगा। यानी वाटर के एलिमिनेशन के बाद जो बनेगी यूनिट उसे क्या बोलेंगे बेटा, NH। यहाँ से बेटा OH वहां से, H यहाँ से, ये क्या हो गया NHCH2 का होल 6। यहाँ बेटा दिस इज कॉल्ड एज NH। यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, NHCO बच क्या गया बेटा, ध्यान सुनना, CH2 का होल 4, और यहाँ बेटा क्या है, दिस इज द CO। यह जो आपके सामने बनता है बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें, आपको एक एमाइड लिंकेज नजर आता है, एमाइड लिंकेज नजर आता है। ये एक फाइबर के एग्जांपल्स होते हैं और H बॉन्ड भी बनाते हैं। जैसे आप पेप्टाइड लिंकेज देखते हो तो उसमें भी क्या है, वो भी एक एमाइड का लिंकेज होता है। तो ये 6 कार्बन की डाइमाइन और 6 कार्बन के डाई एसिड से बना हुआ, यानी यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है बेटा, ध्यान सुनना। तो यानी ये एग्जांपल हो गया, यानी एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा, मतलब क्या है, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के यहाँ पे निकल गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। एंड 1 to 4 जो है ये एग्जांपल किसके थे बेटा, दिस इज द एडिशन पॉलीमर। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया भी होगा, और आपके चेहरे जो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं वो इस चीज के सूचक हैं कि यस आपका पेपर क्या हुआ है, अच्छा हुआ है, और आप सही से इसके जवाब को देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। मतलब जब मैं कोर्स कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद एकदम बच्चे तड़ तड़ जवाब देते हैं, उसी तरह से देखो अभी आपने तुरंत जवाब दिया होगा। कैसे, 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज यूज्ड एज। तो सबसे पहले अगर हम बाप से बात करें तो आइए पूरी बात कर लेते हैं। फिनॉल का अगर हम 0.2% सोल्यूशन लेते हैं बेटा, 0.2% सोल्यूशन लेते हैं, और दूसरा क्या है 1% सोल्यूशन लेते हैं बेटा, याद रखना एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना बेटा 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, क्या एक ही कंपाउंड डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। हाँ, एग्जांपल आपके सामने क्या नजर आ रहा है, फिनॉल। तो बेटा 0.2% सोल्यूशन जो होता है इसका होता है एंटीसेप्टिक। कैसा होता है बेटा, एंटीसेप्टिक। एंड 1% सोल्यूशन जो होता है इसका क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक सरफेस पर लगा ले, समझ आए, ये सरफेस पे यानी स्किन सरफेस पे लगाने के काम में आता है, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट पे लगा दिया। लेकिन डिसइंफेक्टेंट इनॉनिमेट ऑब्जेक्ट पर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, पोछा लगाने के काम में आता है, आपने देखा होगा घरों में। तो इसका आंसर क्या है, 1% सोल्यूशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द डिसइंफेक्टेंट। क्या हो जाएगा बेटा, डिसइंफेक्टेंट। क्या आपको इतनी मेरी बात क्लियर हो गई? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। एक एक लाइन आपको तैयार होना ही चाहिए क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, बहुत प्यारा टॉपिक है, इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स A + B + C थ्रू कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी दे दिया है। Then eluent is allowed to flow down the column slowly. Columns look like this. लेकिन कुछ यहाँ पे इन्होंने ऐड भी कर रखा है कि adsorbent is silica gel and eluent is normal hexane ethyl acetate mixture. अब इंपॉर्टेंट है, आजकल इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन की बात करें तो जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन पर जिस पे प्रिंसिपल पर आधारित होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो पहला इसमें एग्जांपल है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। अब इसमें होता क्या है, ये हमारे सामने एक कॉलम है, मेरी बात ध्यान सुना, ये हमारे सामने एक कॉलम है, इस कॉलम में एडजॉर्बेंट भरा होता है। एडजॉर्बेंट क्या हो सकता है, सिलिका जेल या एल्यूमिना, सिलिका जेल या एल्यूमिना। तो बेटा ध्यान सुनना, हमने इसमें क्या डाल दिया, ये सिलिका जेल या एल्यूमिना में यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसको फिल कर दिया।
इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, इसमें जो होता है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो हो गया, मतलब हमने यहाँ पे 3 ले लिए हैं, फॉर एग्जांपल A प्लस B प्लस C, 3 डिफरेंट तरह के हमने कंपाउंड का मिक्सचर ले लिया यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे टॉप पर लगा दिया। ध्यान सुना, ये आपके सामने क्या है, दिस इज द एडजॉर्बेंट, जो कि एक स्टेशनरी फेज का काम करता है, स्टेशनरी फेज का काम करता है, एडजॉर्बेंट है। अब ध्यान सुना, यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा देते हैं बॉटम पर, और यहाँ पर हमने उस कंपाउंड को ले लिया, मिक्सचर को ले लिया, जिसको हमें सेपरेट करना है, A प्लस B और C तीनों एक साथ है, तीनों को अलग अलग करना है। उसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं बेटा, सॉल्वेंट, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी डाल सकते हैं, जो कि एक इल्यूएंट का काम करता है, एक इल्यूएंट का काम करता है। अब बेटा देखो ध्यान से क्या होगा, अब डिपेंड करता है, जैसे कि हमने क्या हुआ, इसमें इल्यूएंट डाला, अब इल्यूएंट क्या है, टॉप से बॉटम की ओर आना शुरू हुआ, अब लेयर बन गए A B C, और ये उन्होंने बताया है कि एडजॉर्बेंट जो है सिलिका जेल है, और इल्यूएंट जो है नॉर्मल हेक्सेन इथाइल एसीटेट मिक्सचर है। तो ध्यान सुना, सिलिका जेल पोलर होने के कारण, इसमें क्या है, सिलिका जेल में जो प्रॉपर्टी होती है, जो कंपाउंड पोलर होंगे वो इजिली एडजॉर्ब हो जाते हैं, किसमें, सिलिका जेल में। अब लाइक डिसॉल्व लाइक की अगर हम बात करते हैं, तो बताओ, ये जो नॉर्मल हेक्सेन इथाइल एसीटेट मिक्सचर दे रखा है, तो इसकी जो डोमिनेंसी होती है, ये थोड़ा नॉन पोलर की तरफ जाने लगती है। ध्यान सुनना बेटा, अब क्या होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक की बात करें, जो ज्यादा पोलर कंपाउंड होंगे, जो ज्यादा पोलर कंपाउंड होंगे, तो आप खुद से बताओ, क्या वो इल्यूएंट के साथ बहुत ही आसानी से मिसिबल होंगे, या सिलिका जेल के साथ बहुत ही आसानी से मिसिबल होंगे, यानी उस पर एडजॉर्ब होंगे? तो आपका सीधे जवाब है, लाइक डिसॉल्व लाइक की बात करें तो सर जो ज्यादा पोलर होंगे वो इसके साथ आसानी से नहीं आना चाहेंगे, किसके साथ, इल्यूएंट के साथ आसानी से नहीं आना चाहेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं, यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि जो लेस पोलर होंगे वह नॉर्मल हेक्सेन इथाइल एसीटेट के साथ आसानी से मिसिबल होंगे और उसके साथ आना चाहेंगे। आंसर अपने आप आ गया। यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो ज्यादा पोलर होगा उसका मूवमेंट टॉप टू बॉटम कम होगा, क्यों? तो जो ज्यादा पोलर होगा वह क्या होगा, एडजॉर्बेंट, दैट इज सिलिका जेल पर बहुत ही ज्यादा एडजॉर्ब होगा, उसके साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। और अगर सिलिका जेल के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा हुई तो इल्यूएंट के साथ, सॉल्वेंट के साथ उसकी एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो ऊपर रह जाएगा। यानी मोस्ट पोलर वाला ऊपर, जो कम पोलर होगा, लेस पोलर होगा, उसकी एफिनिटी किसके साथ ज्यादा होगी, यहां पर इल्यूएंट के साथ ज्यादा होगी, तो वो नीचे आ जाएगा। तो आप तो वैसे ही जवाब दो, जो कॉलम में सबसे ऊपर होगा उसकी पोलरिटी ज्यादा, जिसकी पोलरिटी कम वो कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब आइए क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए इज मोस्ट रेडिली एडजॉर्ब्ड कंपाउंड। हाँ, अच्छा ए ऊपर रह गया, ए ऊपर रह गया, तो यानी यह आसानी से इल्यूएंट के साथ नीचे नहीं आ रहा, उसके साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा एडजॉर्ब्ड है, किससे, सिलिका जेल से। एकदम सही है। ए इज मोस्ट पोलर कंपाउंड, हाँ ए बी सी में ए सबसे ज्यादा पोलर होगा, सिलिका जेल के साथ उसकी एफिनिटी सबसे ही ज्यादा है। सी इज लीस्ट पोलर, हाँ सी सबसे नीचे आ चुका है, यानी इल्यूएंट के फ्लो के साथ वो नीचे आ रहा है, मतलब उसकी इल्यूएंट के साथ एफिनिटी ज्यादा है। इल्यूएंट का नेचर ऑलमोस्ट क्या है बेटा, नॉर्मल हेक्सेन और इथाइल एसीटेट है, क्या है बेटा, यस। डोमिनेंसी किसकी है यहाँ पर, यस नॉन पोलर की डोमिनेंसी है, तो बेटा क्या होगा, सी जो है वह आपका नीचे आ गया है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हुआ करते हैं, इनको आप ध्यान से जरूर पढ़ना और एनसीईआरटी से एक रीडिंग आप जरूर लगाना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स पता है तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करते हैं तो आप देख सकते हो, एक ही लाइन में अगर इसको खत्म करें तो क्या बोल सकते हैं, एटम का मूवमेंट नहीं होता, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन या मूवमेंट को देखेंगे, एटम के मूवमेंट को नहीं देखेंगे। जवाब अपने आप आ रहा है। इधर देखना बेटा, CH3 के साथ जो है क्या है, ये NO2 है, लेकिन CH3 क्या है, ये ONO हो गया, यानी स्ट्रक्चर अलग हो गया, यानी एटम अलग अलग पोजीशन बदल रहे हैं। यानी कह सकते हैं बेटा कि यह जो आपके सामने है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, ध्यान से सुनना, CH3NO2 और CH3ONO इज यस ये क्या है, आइसोमर के एग्जांपल हो गए। स्ट्रक्चर अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी बोल सकते हैं
किसके एग्जाम्पल हो गए? ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का एग्जाम्पल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। CH3COCS2, CH3COCS2 सारे एटम अपनी जगह हैं, मस्त है, जबरदस्त हैं, किंतु परंतु देखिए क्या मूवमेंट ऑफ यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। यस, ये आपके क्या हो गए? दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये आपके सामने एग्जांपल हो गया है। थर्ड अगर आप देखते हो तो यहां पर आपके सामने नजर आ रहा है CH3COCH3, ये आपके सामने जो नजर आया दिस इज द कीटो फॉर्म, और ये क्या हो गया? दिस इज द इनॉल फॉर्म, यानी ये किसका एग्जांपल हो गया? टॉटोमर। किसका एग्जांपल हो गया? टॉटोमर। एंड द फोर्थ वन की बात कर सकते हैं तो यहां पर भी आप देख रहे हो, यहां पे CH3 है, यहां CH2 है, आप ऐसे देख सकते हो कि यहां पर क्या हुआ? एटम का मूवमेंट है, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल नहीं है। यहां पर भी देखिए बेटा, यहां पे क्या था? एटम का मूवमेंट था, यहां CH3 है, यहां O है, और यहां CH2 और यहां पर OH हो गया है, यानी ये सब किसके एग्जांपल हो गए? यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जांपल हो गए हैं। ये टॉटोमर था, और अगर यहां पर देख सकते हो तो ये पोजीशन आइसोमर के एग्जांपल्स हो गए हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution reaction of the following compound is, अब उसने बात करी है किसकी बेटा? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी है। चलो सबसे पहले बना लेते हैं। बनाया, उसके पास आपके क्या है? बेंजीन बनाया है। सबसे पहले बेटा हमने बना दिया आपके सामने बेंजीन, दिस इज द फर्स्ट। उसके बाद आया आपके सामने नाइट्रोबेंजीन, वेरी गुड, हमने बना दिया बेटा यहां पर आपके सामने, दिस इज द NO2 nitrobenzene, this is the second. Third one is, नहीं, this is the chlorobenzene is the second, तो बेटा इसको हम बोल देते हैं this is the chlorobenzene, ये आपके सामने हो गया chlorobenzene is the second. Third is the nitrobenzene, ये आपके सामने हो गया ये nitrobenzene NO2, ये आपके सामने हो गया this is the third. And toluene, दिस इज द फोर्थ। बहुत आसान है, तरीके सोचो, जवाब आपने तुरंत दे दिया होगा। CH3, ये आपके सामने क्या? दिस इज द टॉलुइन। तो ESR के लिए रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी? वही वाली बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग का ज्यादा होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच होगा, क्योंकि ये खुद में क्या है? बेंजीन न्यूक्लियस खुद में क्या है? बेंजीन रिंग खुद में क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो आइए ध्यान से देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं बेटा यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, H क्या है? H क्या है उसको तो हम इफेक्ट देखते नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? दिस इज द कांस्टेंट। Cl का बताइए, रिएक्टिविटी में हम कौन सा इफेक्ट देखते हैं बेटा? हाँ याद रखना बेटा, है यहाँ पे क्या? रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए हम -I इफेक्ट, बट ओरिएंटेशन या प्रोडक्ट देखने के लिए हम बात करते हैं किसका? +M का। हेलोजन के केस में ये चीज आप याद रखिएगा। ये हो गया आपका Cl का -I से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा वो क्या होगी बेटा? यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। NO2 -M वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी इस रिंग की। और CH3 कौन सा है बेटा? +H वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ाएगा। तो आप आंसर यहां से दे सकते हो। सबसे आगे जो होने वाला है वो 4 के बाद आएगा 1 के बाद आएगा बेटा 2 एंड देन 3, तो आंसर हो जाएगा बेटा 4 1 2 3, दैट इज द आंसर इज द थर्ड। आंसर इज द थर्ड। क्या आपको इतनी मेरी बात सारी क्लियर हो गई है? बोलो बोलो बोलो, आसान, बहुत आसान, मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं तो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग, ये जो आपके सामने रिएक्शन दे रखा है उसने बोला है कि बताइए इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले बताओ रिएक्शंस के बारे में क्या सोचते हो? Br2 और Fe, ऐसे देखा जाए तो Br2 और Fe मिलके क्या बना लेते हैं? FeBr3। क्या बना लेते हैं बेटा? FeBr3, और अपन इसको ये भी लिख सकते हैं FeBr3 + Br2 भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो बिहेव करेगा यहाँ पे क्या बेटा? यस, ब्रोमोनियम आयन। क्या करेगा? ESR है, ब्रोमोनियम आयन। अब बताइए हमारे पास रिंग एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, आप किस रिंग की ओर देखना पसंद करोगे? यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल किधर ज्यादा आसानी से अट्रैक्टेड होगा? उस रिंग की ओर अट्रैक्टेड होगा जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे कौन? उनसे जुड़े हुए जो है ग्रुप। NH की बात करें
तो क्या बेटा यह प्लस एम या प्लस आर बोल सकते हो। तो क्या इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन ये माइनस एम करेंगे तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। हमें बात करना अपने मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से बात करोगे तो किधर जाओगे, जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा ये वाला रिंग पास होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि बी आर को लगाऊं कहां। यानी एक बात क्लियर हो गया, आंसर 2 होगा या आंसर 3 होगा, 2 और 3 में से एक होगा। अब बात करते हैं बी आर कहां जाएगा। अगर आर्थो पर लगाते हो तो आर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा। तो बताओ पैरा पर जो बनेगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा बेटा, 2। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर हो गया बेटा वो क्या हो गया, 2। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके सामने है कि गिवन गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो आपको बताना है स्टेटमेंट 1 क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। सबसे पहले देख के बना लेते हैं। यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो बेटा CH3 CH2 CH, यहां पे है CH3 और यहां पे है CH3। ये आपके सामने हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। और उसने कहा कि KMnO4 के साथ रिएक्शन, KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पे बना रहा 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। क्या ये बन सकता है? आइए पहले स्ट्रक्चर बनाकर देख लें, अपने आप आंसर आ जाएगा। उसने बोला 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, यानी यहां पर बेटा क्या है आपके सामने, यहां पे बेटा आपके सामने क्या है, ये तो क्या है 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, लेकिन 2 पर ही क्या बना दिया इसने, ऑल बना दिया। उसने कहा क्या ये बनेगा? बच्चा कहेगा सर लेकिन एल्केन तो ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। बेटा क्या वो रजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन में, और एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है बेटा, क्लास 11th में जाइएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है। और आजकल मैंने देखा कि इस पर आधारित क्वेश्चन जेईई मेंस में कई बार पूछे गए हैं। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन एग्जाम में जब आता है तो आप बहुत आसानी से सोच नहीं पाते हो। तो उसमें ये भी बात लिखी हुई है कि ऐसा एल्केन जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, क्या बोला, ऐसा एल्केन जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, अगर हम उसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर हम आपसे बोले बेटा, तो ये जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये कितने डिग्री का हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री का हाइड्रोजन है। और ये बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, ऑक्सीडाइज हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में। यानी यहां पे क्या बन गया बेटा, ये OH। तो स्टेटमेंट तो एकदम सही है, स्टेटमेंट तो एकदम सही है। अब अगर हम आपसे बात करते हैं कि चलिए बेटा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 एन एल्केन कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल विद KMnO4। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। एन एल्केन, नॉर्मल एल्केन किसी भी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, उन्हीं एल्केन को ऑक्सीडाइज करना है, और वही वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा जहां पर क्या है 3 डिग्री H लगा हुआ है। यानी एल्केन हैविंग 3 डिग्री H, उस H को हटा ले, OH लगा ले। क्या मेरी बात इतना समझ में आ रहा है बेटा? तो ये बहुत ही प्यारा है। यानी हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। तो 60 का आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड। इतनी मेरी बात क्लियर हो रही है बहुत आसानी से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द गिवन रिएक्शन दे रखा है, अच्छा बेटा ये ईथर दे रखा है, एक्सेस ऑफ HI एंड हीट दे रखा है, कहा बताइए XNY क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर बात करो C6H5O CH2 एंड CH3 दे रखा है, डायरेक्ट जवाब देंगे बेटा। ध्यान सुनना, इधर हमने ले लिया बेटा HI, सबसे पहले क्या होगा बताओ बेटा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटोनेशन। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, अपन डायरेक्ट जवाब देने पहले से बोलता है ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। मेरी बात ध्यान समझिएगा। लेकिन क्या इधर वाला ये क्या रेजोनेंस में चल रहा है, रेजोनेंस में चल रहा है, तो इस वाले बॉन्ड को आपको तोड़ना नहीं है, इस वाले बॉन्ड को आपको तोड़ना नहीं है। हाँ यहां पर अटैक करेगा। अच्छा यहां पर अगर किसी एक तरफ का एल्काइल ग्रुप, किसी एक तरफ का एल्काइल ग्रुप अगर 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल केटायन का फॉर्मेशन
करता है, 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, तो वो SN1 मैकेनिज्म से जाता है, अदरवाइज SN2 से जाएगा। तो यहाँ जो मैकेनिज्म चलने वाली है बेटा वो क्या चलने वाली है, SN2 चलेगी। और सिंपल से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, हमें बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लगा देना है बेटा आपको I, यहाँ पे लगा देना है आपको H। बेटा I माइनस अटैक वहां करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अच्छा यहाँ पे तो हम बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते, बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते, इधर तो अटैक हो ही नहीं सकता, इधर बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। यानी हम बोल सकते हैं C6H5OH प्लस 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 क्या बन गया बेटा, CH3CH2 एंड I का फॉर्मेशन हो गया। बच्चा कहता है हे मास्टर, हमने कहा बोलो सर यहां पर एक्सेस में ले रखा है। अच्छा एक्सेस में ले रखा है तो फिर HI से साथ रिएक्शन और करा दो, C6H5 बॉन्ड को तोड़ दो। नहीं साहब, बॉन्ड को तोड़ना नहीं है। क्यों रे? क्योंकि रेजोनेंस में है तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो C6H5OH एंड CH3CH2I, C6H5OH एंड CH3CH2I, यानी आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। कुछ बच्चे यहाँ पे गलत कर सकते हैं, वो यहाँ OH को हटा के यहाँ पर I लगा सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो 61 का जो आंसर आपके सामने हो गया दैट इज द 2। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो पहला है SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप। यस, SN1 reaction that is substitution nucleophilic unimolecular and SN2 reaction that is substitution nucleophilic bimolecular। तो अगर हम SN1 की बात करते हैं तो बेटा ध्यान से देखना, that is यहां पर क्या होता है, 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप जो होता है दैट इज आयोनाइजेशन या सॉल्वेशन। यहां पर क्या होता है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, यस आयोनाइजेशन करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यह स्टेप जो होती है दैट इज RDS। कौन सी स्टेप होती है बेटा, ये RDS स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। एंड सेकंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 रिएक्शन कितना हो गया, 2 स्टेप रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट इज द SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व सिंगल स्टेप। यस, SN2 रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप होता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक जो होता है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से होता है। लिविंग ग्रुप अगर इधर है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, बैक साइड से होता है। यानी कि यहाँ पे अटैक एंड खटैक टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यस दिस इज करेक्ट। SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांजिशन स्टेट, बोल ही दिया मैंने आपके सामने। SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोनियम आयन दैट इज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ना। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दैट इज 62 का 4 दैट इज ये क्या हो गया आपका बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अरे वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बाइड, यानी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ओसी में इन कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, यस इनऑर्गेनिक हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करी है, तो जो ए बनेगा बताओ क्या है, यस जवाब दो, कैसिटिलीन एसिटिलीन। यानी आपने बनाया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका फॉर्मेशन कर लिया है। ये आपको पता है, कार्बाइड केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg2+, यहाँ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। रिएक्शन कौन सा हो गया, वेरी गुड, कुछरोप्स रिएक्शन का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप अगर की पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो सिंपली इसमें क्या है कि इनॉल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और आप इसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर की तरह आप इसको जवाब दे सकते हो। यानी अगर हम आपके सामने लिख दें तो इधर आप जोड़ देना बेटा क्या है, ये OH, इधर आप जोड़ देना बेटा H, और बेटा जो सबसे पहले आपके सामने बना दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHOH का फॉर्मेशन होगा। इनॉल इसका क्या करा दो, टॉटोमेरिज्म, इसका हमने टॉटोमेरिज्म करा दिया। दैट इज पाई बॉन्ड को इधर भेज दो, हाइड्रोजन को इधर भेज दो, ये सब की पॉइंट से हैं। CH3CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस इज द B, NiH2, वाह वेरी गुड। NiH2 क्या करता है, यस रिड्यूस कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा। और रिडक्शन किस में कर देगा बेटा बताओ, अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, दैट इज
CH2OH, और ये है आंसर आपका C। और उसने क्वेश्चन आपने पूछा है एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करी है, तो CH3CH2H मतलब इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज 84 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना आसानी कन्वर्जन है। वैसे ये चीज मैंने डायरेक्ट लिखी है, आपको भी ये मैकेनिज्म आपने क्लास में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, आपको सर ने अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को मैनेज करने के लिए ये की पॉइंट पता होना चाहिए कि यस Hg+2 क्या है, HgSO4 ले सकते हैं, Hg+2 ले सकते हैं, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। यस, आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब ध्यान से हम डायरेक्ट जवाब देंगे यहां पर कि यहाँ मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर की तरह हम इसको देख सकते हैं। इनॉल का फॉर्मेशन होगा, इनॉल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और फिर टॉटोमराइज होकर क्या होगा बेटा, इसने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया है, कुछ रोप्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फिर क्या बेटा, रिडक्शन करके हमने इसको क्या बना दिया, इथेनॉल C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट टू बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो अगर सुक्रोज की बात करते हैं तो अच्छा, सुक्रोज के नाम आते ही दिमाग में क्या आता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगर मतलब ठीक से नहीं पता हो तुरंत आप जवाब दे सकते हो। तो बताओ यहाँ पे क्या है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यानी इतना तो पता है ए वाला 2 के साथ जाएगा। लो, ए वाला 2 के साथ जाएगा, और एक ही ऑप्शन में है। बच्चा चाहे तो डायरेक्ट यहां टिक करके आगे बढ़ सकता है, समय बचाकर, कॉमन सेंस लगाकर। चलो फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं बेटा। हाँ, लेकिन याद रखना, चूंकि सारा चीज है और हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है, जहां C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और ये कैसा होता है, सुक्रोज जो होता है कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज जो है उसमें गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट होती हैं। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज जो है बेटा, एक गैलेक्टोज और एक क्या होता, एक ले लिया हमने ग्लूकोज, और बेटा इसका क्या है, मोनोसेक्राइड, इससे बनता है। दोनों ही बीटा फॉर्म में होता है, और C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से होता है। C1 किसका, गैलेक्टोज का, C4 किसका, यस ग्लूकोज का, इतना याद रखना। और ये रिड्यूसिंग शुगर होता है ड्यू टू ग्लूकोज, यानी हम बोल सकते हैं बी को हमने मिला दिया 1 से, अपने आप मिल रहा है। एंड माल्टोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है जिसके हाइड्रोलाइसिस से जो यूनिट मिलती है मोनोसेक्राइड की, वो दोनों सेम मिलती हैं, और वो क्या है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये भी क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी सी का क्या हो गया, दिस इज द थर्ड। तो आंसर क्या हो गया बेटा, कुल मिलाकर ये आंसर हो जाएगा थर्ड। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करें, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्या दे रखे हैं बेटा, ये आपके सामने, हम यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, ये एल्कीन है आपके सामने, साइक्लोएल्कीन है। अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। आइए काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं बेटा। ये वाला कार्बन जो होगा, हमें बोल दिया अल्फा कार्बन, इस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कराएगा, अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं बेटा, H है, 2 यहां पर होंगे H और H, और यहां पर होंगे H एंड H, यानी इसके पास 4 अल्फा H है। यहां पे अगर आप बात कर सकते हो तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन। बेटा ध्यान सुनना, देखने का तरीका होता है, उसको अपन क्या कर दिया, राउंड कर दिया। आजू बाजू जो भी आपके सामने डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को चेक कर लो। 3 और 3 6, यहां पर 2 और यहां पर 2, 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, यहां पर आपके सामने 10 अल्फा H होंगे। अगर यहां पर देख सकते हो बेटा, तो आप यहां पे भी जवाब दे सकते हो। चेक करिए, यहां पर 2 कितने हो गए बेटा, 4, और यहां पर अगर हम बात कर सकते हैं तो यहां पर भी कितना बेटा, आपके सामने 2 हो गया, यानी यहां पे कितने हो गए बेटा, 6 अल्फा H हो गए हैं। अब आप जवाब दे दीजिए, जितने ज्यादा अल्फा H होंगे हमें उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बोल देनी है। यानी सबसे ज्यादा होगा 2 के बाद 3, और सबसे कम होगा 1, यानी 2 3 1, यानी 1 सबसे कम, उससे ज्यादा 3 स्टेबल होगा, उससे ज्यादा 2 स्टेबल होगा। तो आंसर 86 का क्या हो गया, 86 का आंसर हो जाएगा थर्ड। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान सुनना।
उसने इसकी रिएक्शन करा, ये एल्कीन है, इसने क्या है H प्लस H2O ले लिया है, बोला मेजर प्रोडक्ट A और माइनर प्रोडक्ट B बनता है, लेकिन आप हमें केवल मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। बहुत ही आसान है, कैसे देखना है बेटा, ध्यान सुनना। ये हमारे सामने एल्कीन है और एल्कीन खुद में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए सबसे पहले अप्रोच किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले अप्रोच होगा, बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्या बन गया बेटा, CH3, CCH3, CH3, और बेटा यहाँ पे बेटा क्या है, CH, और यहाँ बन गया बेटा CH3। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, जिसके पास कितने अल्फा H आपको नजर आ रहे हैं, 3 अल्फा H नजर आ रहे हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? कार्बोकैटायन जो होता है यस वो रीअरेंज कर सकता है अगर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़ रही हो प्रीवियस कार्बोकैटायन से। अगर हमने बेटा यहाँ पर कर दिया शिफ्ट, किसकी शिफ्ट कर दी है बेटा, ध्यान सुनना, हमने यहाँ पर CH3 माइनस की क्या कर दी है बेटा, शिफ्ट, इसकी शिफ्टिंग कर दी है, तो आपके सामने बनेगा CH3C, CH3, यहाँ बेटा क्या है CH3, CH3, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, 3 3 6 और एक 7, 7 अल्फा H। पहले से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है। अगले में क्या होगा, अब ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन खुद में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ध्यान से समझना, अगर इसको साथ मिल गया किसका, इसको साथ मिल गया न्यूक्लियोफाइल का, साथ मिल गया न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर कर जाएगा अटैक। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, अटैक तो H2O करेगा, अटैक तो H2O करेगा, फिर यहां से H प्लस निकल जाएगा, लेकिन जुड़ता OH है। अटैक H2O करता है, जुड़ता OH है, तो बेटा आपने जो प्रोडक्ट बनाया CH3C, यहाँ पे आएगा बेटा दिस इज द OH, यहाँ पे आ गया बेटा दिस इज द CH3। आप देख सकते हैं यहाँ पे CH, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH3। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपका आंसर आपको खुद नजर आ रहा होगा। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, बहुत आसानी से जवाब दीजिए। देखिए बेटा, हाँ क्लियर आपको नजर आ रहा है, CH3, CH3OH, CH, CH3, CH3, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, दिस इज द थर्ड आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, दिस इज थर्ड आंसर। यहाँ तक बात आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कीटोन इज फॉर्म्ड। अच्छा कीटोन की बात कर रहा है। अच्छा ये क्या है, ये आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल है और केमनोफोर H प्लस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वह एसिड का फॉर्मेशन CH3 एंड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी 1 डिग्री एल्कोहल को ये कहाँ तक लेके जाता है, एसिड तक लेकर जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम। ऑप्शन नंबर 2 Cu, कॉपर। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो होता है वो H2 निकालता है, H2 निकालता है, मेरी बात ध्यान सुनना, जनरली H2 निकालता है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा ध्यान सुनना, एक H, हम बेटा मैं की पॉइंट से डायरेक्ट बता रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है। जब भी कॉपर हीट आपको नजर आ जाए तो आपको करना क्या है बेटा, आपको H2 निकालना है, लेकिन एक शर्त है उसकी, H2 में से जो एक H होगा वो इस ऑक्सीजन से होना चाहिए और एक उसके बगल वाले कार्बन से होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जब तक H2 है तो H2 निकालो, H2 ना निकले तो H2O निकालो। ये की पॉइंट याद रखना, जब तक H2 निकले H2 निकालो, H2 ना निकले तो H2O निकालो। यानी अगर H2 ना निकले तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये वर्क करने लग जाता है, लेकिन जब H2 निकालोगे तो एक हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन से होना ही चाहिए और एक बगल वाले कार्बन से होना चाहिए। मेरा ध्यान सुनना, तो यहां से जो फॉर्मेशन होगा दैट इज फॉर्मेशन, अब खुद देखिए प्रोडक्ट बनता नजर आ रहा होगा, CH3, यहां पर क्या होगा बेटा CH और यहां पे बन गया डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। चलो साहब यहां अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या हुआ, एक H यहां से निकालो OH से और एक बगल वाले कार्बन से निकालो, क्या बन गया बेटा, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O। यहां किसका फॉर्मेशन हो गया, यहां कीटोन का फॉर्मेशन हो गया।
किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहां से जब हमने H निकाला, कह रहा है कि बगल वाले कार्बन से भी H निकालो, बगल वाले कार्बन पर H है ही नहीं, तो यहां पर हमें क्या की पॉइंट में याद रखना है, यहां से वाटर निकल जाएगा बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ये आप याद रखना। यानी अब आपको क्या करना होगा, यहां से पूरा OH और यहां से एक H निकालो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, यह एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यानी कॉपर के साथ अगर बात कर दें तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो आपके सामने कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या यहाँ तक आप सबको मेरी बात समझ में आ गई है डियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। थैंक यू आप सभी को जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया और इस सॉल्यूशंस को देखा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही एक एक दिन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, नीट हमारे पास, नीट का एग्जाम हमारे पास आता जा रहा है, इसलिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा कि आप में कमी कहाँ है, आप कहाँ क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने कॉपी से रिवाइज कर लोगे। That is, thank you very much. Wish you all the best. हेलो बच्चों, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? उम्मीद करते हैं अच्छा ही हुआ होगा, और सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही बढ़िया करते रहिए। 7 मई के लिए जी जान लगा देंगे। 7 मई 007 जेम्स बॉन्ड MHD, ठीक है, याद रखें। आपको भी अगला नाम आपका होना चाहिए, तो उसके लिए आप टेस्ट में बढ़िया स्कोर करते जाए। और अब हम डिस्कशन के लिए, जो आज आपका टेस्ट हुआ है फुल सिलेबस टेस्ट सेकंड, उसके इनऑर्गेनिक पार्ट के डिस्कशन के लिए मैं यहां पर आया हुआ हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 68 है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग। करेक्ट एंड करेक्ट सवाल है, और करेक्ट एंड करेक्ट में यदि अपन बात करें तो यहां पर देखिए, पहली बात, इन मेन ग्रुप एलिमेंट्स अक्रॉस, मेन ग्रुप बोले, मेन ग्रुप बोल रहे, यहां पर मेन ग्रुप एलिमेंट बोल रहा है, वो आपके नॉर्मल एलिमेंट हो गए एक तरीके से, ठीक है ना। एनसीईआरटी मेन ग्रुप एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट एक ही बात बोलती है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक ही बात है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग, बिल्कुल ठीक बात है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन ज्यादा बढ़ रहा है, यानी वे आउटवे करता है या डोमिनेट करता है शील्डिंग पर, बिल्कुल ठीक बात है। जेड इफेक्टिवली ज्यादा बढ़ेगा, जेड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा, समझ में आ रही बात। जेड डोमिनेंटली बढ़ेगा, तो आउटवे शील्डिंग, तो ये वाला स्टेटमेंट वैसे सही है मेरा, ठीक है। अगला वाला आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन जीनॉन, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन जीनॉन गलत, क्योंकि जीनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है बजाय किसके, पोटेशियम से। पोटेशियम तो खटाक से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है खुद ही, एल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन इज लेस देन हाइड्रोजन, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोडीन की कम होती है और हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, जबकि ये गलत है। और एनसीईआरटी में यहां पर बात करें तो आयोडीन के लिए दे रखा है -295 किलोजूल और हाइड्रोजन के लिए दे रखा है -73, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और अमोंग एल्कली मेटल सीजियम हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल गलत बात है। जब भी आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ जब जाते हो तो इधर से इधर जाते हो तो साइज कम होता जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाती है, सीजियम के लिए मैक्सिमम नहीं होगी, क्लियर बात, हाईएस्ट नहीं होगी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। तो यहां पर अपना आंसर आ जाएगा 1, आंसर अपना 1 आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला जो सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आपके सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो पहले स्टेटमेंट है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यदि आप लोगों ने बनाया हो पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, यदि आप लोगों ने बनाया हो कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपने पाई का फॉर्मेशन बनाया हो, बॉन्डिंग का, पाई का बॉन्डिंग का फॉर्मेशन बनाया हो, तो आपने कुछ इस तरीके से बनाया होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये आपके यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर ज्यादा रहेगी या तो नीचे ज्यादा रहेगी। तो क्या बोल रहा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो, यानी इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, बिल्कुल ठीक बात है। एनसीईआरटी लिखती भी है कि सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। ये बात बोली गई है, तो ये भी आपके बिल्कुल ठीक बात है। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई टू पी एक्स, एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई टू पी एक्स, ये भी ठीक है। सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी आपके क्या होती है, ज्यादा होती है पाई टू पी एक्स से, ये भी ठीक बात है। सिग्मा एनर्जी ऑफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू पी जेड, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू पी जेड तो सबसे ऊपर की तरफ होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है सिग्मा टू पी जेड का एंटी बॉन्डिंग, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, तो एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरली डिटरमाइंड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ थर्ड एलिमेंट्स। ये एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ सवाल है कि एनर्जी लेवल्स के बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा बताता है। देखो वर्ड आया एनसीईआरटी में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हो, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से बता सकते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो सेकंड रो एलिमेंट्स होने चाहिए, और यहां पर बोल रहा है थर्ड रो एलिमेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। यही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, यही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर आपके फोर्थ आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। समझ में आई बात? एनसीईआरटी सेकंड रो एलिमेंट्स के लिए बोलता है, यहां पर थर्ड रो के लिए बोला गया, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पर यदि अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 70 पर बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 70 पर मैच द कैटलिस्ट बताना है विद द प्रोसेस, मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस। यदि अपन यहां पर बात करें तो ये जो है आपके फर्स्ट V2O5 जो है, क्या V2O5 जो है बच्चों, V2O5 आप H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, तो SO2 प्लस O2 का जो रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट यूज लेते हैं वो क्या लेते हैं अपन, V2O5 लेते हैं। यानी किससे मैच करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा C। अब सेकंड के साथ आते हैं अपन, सेकंड क्या बोल रहा है, TiCl4 जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, और ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में काम आता है। ये आपको बताया भी गया था, पहले भी बताया गया था, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया गया था, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बोला गया था। तो ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइलिन में काम आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा डी। थर्ड में बात करें मैंने आपके, थर्ड में मैं बात करूं आपके यहां पर पीडीसीएल2 जो होता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू इथेनॉल, पीडीसीएल2 काम आता है वहां पर। ये आप लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, और ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसी टाइप का सवाल जेईई मेन में पूछा गया है, मुझे इतना याद आ रहा है, इस टाइप का सवाल जेईई मेन में पूछा गया है कैटलिस्ट से लेकर के, ठीक है ना। तो थर्ड में आपके मैच कर जाएगा ए। और फोर्थ की यदि अपन बात करें, यहां पर निकल जो कैटलिस्ट है बहुत आपका इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, और यहां पर जो है ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस पर अपन काम ले सकते हैं। तो यहां पर ये आंसर यहां पर 1 टिक कर देंगे, आंसर यहां पर 1 टिक कर देंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे अपन बात करेंगे अगला 71 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ नोबल गैसेज आर ड्यू टू वीक डिस्पर्सन फोर्स, बिल्कुल ठीक बात है। नोबल गैसेज के बीच में कैसा फोर्स होता है बच्चों, वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स, वान डेर वाल फोर्स, यानी कि बहुत कम अट्रैक्शन होता है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, करेक्ट है ये कैसा बेटा, करेक्ट है। अगला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ जिनोन, बिल्कुल ठीक बात है। यदि आप लोगों ने सॉल्व किया तो लास्ट टेस्ट में स्टेप पे एक सवाल आया था, उसमें पूछा था जिनोन के कंपाउंड बनाने का फॉर्मेशन, तो उसमें रीजन था कि उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम हो जाना, ऑलमोस्ट सेम हो जाना। तो यहां पर आप लोग लिखते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो O2 और जिनोन की क्या आती है, ऑलमोस्ट सेम आती है, O2 और जिनोन की ऑलमोस्ट सेम आती है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगली बात,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCFC विद रेडॉक्स रिएक्शन, गलत हो जाएगा बेटा। चाहे आप कोई सा भी रेडॉक्स करा, आपके कोई सा भी हाइड्रोलाइसिस करा लो, चाहे आप यहां पर H2O ले लो, चाहे यहां पर आप प्लस 2H2O ले लो, चाहे यहां पर आप प्लस 3H2O ले लो, कोई सा भी ले लो आप, HCOF4 प्लस 2HF लिखा आपने, HCO2F2 प्लस 4HF लिखा आपने, और HCO3 प्लस 6HF लिखा। सभी में आपके चाहे तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस देखो, ऊपर वाले दोनों पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, और चाहे तो नीचे वाला कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देखो, किसी में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कंप्लीट आपके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जिनॉन फ्लोराइड आर नॉट रिएक्टिव, ये बोल रहा है कि जिनॉन के फ्लोराइड रिएक्टिव नहीं होते, जबकि हम तो आपके रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनॉन के फ्लोराइड्स की रिएक्शन हैलोजन एक्सेप्टर के साथ में, हैलोजन डोनर के साथ में, तो वहां पर ही रिएक्ट करता है। तो यहां पर क्या पूछा था हमसे, ट्रू स्टेटमेंट पूछा था, और ट्रू स्टेटमेंट यदि अपन बात करें, ट्रू स्टेटमेंट में यदि अपन बात करें, तो यहां पर आपके दो स्टेटमेंट अपने सही थे, तो आंसर आ जाएगा 4, ए और बी आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल, द मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग और इज सल्फाइड बेस्ड मिनरल, यानी सल्फाइड बेस्ड मिनरल कौन सा है, सल्फाइड बेस्ड यानी सल्फाइड और कौन सा आएगा इसमें। यदि अपन बात करें तो कैलेमाइन के लिए अपन क्या लिखते हैं, ZnCO3, कैलेमाइन को लिखते हैं अपन ZnCO3। स्फेलेराइट को अपन जिंक ब्लेंड भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी जिंक ब्लेंड भी बोलती है, और इसको अपन ZnS लिखेंगे तो अपना आंसर तो आ गया सल्फाइड वाला। सीडेराइट के लिए यदि अपन बात करें तो अपन सीडेराइट को अपन लिख सकते हैं FeCO3, और यहां पर मेलेकाइट के लिए बात करें तो CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ये अपन लिखते हैं मेलेकाइट के लिए। तो अब आप लोग देखिए बच्चों, सल्फाइड कौन सा दिख रहा है आपको, जिंक सल्फाइड वाला, एनसीईआरटी टेबल से उठाया हुआ सवाल है। स्फेलेराइट आपके आंसर थर्ड आ जाएगा, जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं उसको। अगला सवाल 73 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग is correct about the element with electronic configuration UUO 8s2, UUO यानी कि अपन बात करें 118 एटॉमिक नंबर है। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन भरते तो NS नॉर्मली N-2f जाता है, फिर N-1d में जाता है, और फिर NP में जाता है। तो यानी कि यहां पर अपन बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, यहां पर 7s2 7p6 तक पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पीरियड नंबर चेंज होगा, और पीरियड नंबर चेंज होगा तो 8वां इलेक्ट्रॉन 8s2 यानी कि 8s2 में जा रहा है, 8s2 बनाया हुआ है। तो 8s2 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे बताइए, क्या ये एल्काइल अर्थ मेटल है क्या? यस, यानी कि यदि यहां पर 8s2 दिया हुआ है तो क्या ये इसका ग्रुप 2 है क्या? और ग्रुप 2 बोले तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा क्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा इट इज एन एल्काइल अर्थ मेटल, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, आंसर अपना आ चुका है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 118, गलत। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, Z बराबर 120। एनसीईआरटी के इंटेक्स सवाल से बनाया हुआ सवाल है बेटा, ये एनसीईआरटी में 120 के बारे में बात कर रखी है, वैसा सवाल है। इट विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप 12, गलत, ग्रुप 2 आ जाएगा। और इट इज नोबल गैस, ये भी गलत। तो आंसर अपना 1 आ जाएगा बच्चों, आंसर अपना 1 आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका सभी को क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी कोई आपत्ति नहीं है। यदि बच्चों यहां पर अपन देखना चाहे क्वेश्चन नंबर 74 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला मेरे पास आ रहा है नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन में देखिए आप N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ये O माइनस है। यहां पर मैं लिख दूं कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। यहां मैं लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैं लिख दूं सल्फेट S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। यहां पर देखिए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है,
नंबर ऑफ एटम यहां पर रेजोनेंस में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पर आपके नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डीलोकलाइज्ड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा से ज्यादा बनेगी। बच्चों बात क्लियर है क्या? तो आंसर 4 आ जाएगा बच्चों, यहां पर कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। और ये अपन पढ़ते भी है, ये एनसीईआरटी में अपन के बहुत सारी स्ट्रक्चर दे रखी है, इनकी चारों कंपाउंड के बारे में बताया हुआ है, तो वहां से उठाया हुआ है। डायरेक्ट कैसे टेक करेंगे कि जैसे नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 75, बढ़िया सवाल है बच्चों, एफ ब्लॉक का सवाल है। विच वन अमंग द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट दे रखे सारे के सारे, आपको मैं एक बात समझा देता हूं कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +3। तो कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो क्या करे, खुद का करे रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, तो खुद का रिडक्शन करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये +3 माना चाहते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो +4 में बैठे होंगे ना, जो +4 में बैठे होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में आएंगे, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे +4 वाले, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। एनसीईआरटी से आपके उठाया हुआ सवाल है ये भी, ठीक है ना, वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तरह बिहेव करेंगे। तो +4 वाले कौन कौन है वो मैं बता देता हूं आपको। तब दिल से प्यार ना दिया, तब दिल से प्यार ना दिया, तब दिल से प्यार ना दिया चारों ओर से, तब दिल से प्यार ना दिया चारों ओर से, ये सब एक आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सारे के सारे +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और जो +2 वाले होते हैं, और +2 वाले कौन कौन से हैं, जैसे +2 वालों में मैं बात करूं, यूं अब तुम समझा दो, 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 ये सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो +4 वाले जो होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब +4 वाले देख लो, एक तो ये ना और एक ये रहा, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो आंसर आ जाएगा सी और डी, आंसर यहां पर 4th टिक कर देंगे बच्चों, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल है बच्चों, बहुत शानदार सवाल, बहुत मजेदार सवाल। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम में मेरे से पढ़े हुए हैं उन सबको मालूम है, क्लास में बोला था इस सवाल के बारे में। बच्चों अभी तक एग्जाम में आया नहीं है ये सवाल, बोला था, खुल के बोला था सबको, और आएगा 100% आएगा। जेई मेन 2023 में खाता खुल चुका है इस सवाल का, जेई मेन 2023 में ये सवाल दे दिया गया है बच्चों। नीट के लिए तैयार रहना आप लोग, नीट के लिए तैयार रहना। ये सवाल जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में आने से पहले क्लास में बोल दिया गया था कि बच्चों ये सवाल अभी तक आया नहीं है, या तो नीट में पूछा जाएगा इस साल या जेई मेन में पूछा जाएगा। जेई मेन में आ चुका है, नीट की तैयारी है, ध्यान रखिएगा इस सवाल के बारे में। बीईओ बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे हो, अमोनिया के साथ करा रहे हो, ठीक है ना, बेरिलियम विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड इसके साथ करा रहे हो। बैलेंसिंग वगैरह मैं नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट में बना दे रहा हूं। तो हम लोग लिखेंगे NH4 का होल ट्वाइस BeF4, NH4 का होल ट्वाइस BeF4, H2 वगैरह बाहर निकल जाएगा। और ये जो है इसका अपन थर्मली डिकम्पोज कराएंगे, तो यहां पर BeF2 प्लस अमोनियम फ्लोराइड बनेगा। इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड ऑब्टेन करने का बेस्ट मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड ए। ये इसका आपको थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो बेस्ट मेथड है BeF2 बनाने का। एनसीईआरटी एस ब्लॉक में ये आपके दिया हुआ छोटा सा 3 लाइन का पैराग्राफ है बच्चों, ठीक है। सवाल आएगा यहां से, ध्यान रखना। तो आंसर आप लोग 1 टिक कर देंगे, आंसर 1 टिक कर देंगे, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए आंसर आप लोग 1 टिक कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल, अगले सवाल पर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। 77 बढ़िया सवाल है। देखिए BX3 प्लस NH3, BX3
प्लस NH3। क्या ये NH3 जो है वो लुईस बेस है क्या ये लुईस बेस का काम करता है क्या? और क्या ये जो BH3 है वो आपके लुईस एसिड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक बात। अब ये लोन पेयर जितना जल्दी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा उतना ही जल्दी बॉन्ड बनेगा, और जितना जल्दी बॉन्ड बनेगा ये BH3 डॉट NH3 कर देना, ठीक है ना, डॉट NH3। जितना जल्दी बॉन्ड बनेगा ये उतना जल्दी बॉन्ड बनेगा, तो वहां पर उतनी ज्यादा एनर्जी वहां से आपके रिलीज हो जाएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी वहां से रिलीज हो जाएगी। अब ये लोन पेयर इसके पास आसानी से कब जाएगा? जब इस बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। और वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी कब ज्यादा होगी बेटा? यदि आप लोग देखोगे तो यहां पर बात करें इस Bi3 में बोरॉन आयोडीन आयोडीन आयोडीन, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहां पर बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, तो यहां पर ये ऑर्बिटल हमेशा खाली पड़ा रहेगा और लुईस बेस से लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, एडक्ट आसानी से बन जाएगा, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी। जबकि Bf3 वाले केस में बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग होगी यहां पर यदि बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा, NH3 अपना लोन पेयर दे नहीं पाएगा, एडक्ट बनेगा नहीं, एनर्जी कम रिलीज होगी। तो न्यूमेरिकली मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? Bi3 में। तो आंसर आपके फोर्थ टिक कर देंगे, आंसर फोर्थ टिक कर देंगे। अगला सवाल मेटलर्जी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 78। विच मेथड प्योरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस? बताइए। टाइटेनियम इंप्योर है, 2I2 से रिएक्शन करा रहे हैं, टाइटेनियम आयोडाइड एक वोलेटाइल कंपाउंड बनता है, प्लस उसको हीट करते तो यहां पर टाइटेनियम प्योर और आपके इंप्योरिटी इसके साथ बाहर चली जाएगी। ये आपके जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड है। और वेपर फेज रिफाइनिंग में दो पढ़े थे अपन ने, टाइटेनियम जर्कोनियम के लिए वान आर्केल और मॉन्ड प्रोसेस पढ़ा था निकल के लिए। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? वान आर्केल आ जाएगा। आंसर आप लोग थर्ड टिक कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर टाइटेनियम एंड जर्कोनियम, कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगले बार देखिए, यहां पर 91 नंबर सवाल है, 91 नंबर सवाल है, 91 नंबर सवाल पर आ जाइए आप लोग, 91 नंबर सवाल पर आ जाइए। 91 नंबर सवाल है, अगला अपना 91 नंबर है। चलिए 91 नंबर सवाल की बात करते हैं अपन। नाइन्टी नंबर सवाल है अपने पास। ए सॉल्यूशन ऑफ NiH2O का होल 6, ए सॉल्यूशन ऑफ NiH2O का होल 6 इज ग्रीन बट ए सॉल्यूशन ऑफ NiCl4 इज कलरलेस। बिल्कुल ठीक बात है। आपको यह बताया गया था कि भाई D1 से D9 तक यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो DD ट्रांजिशन होगा, DD ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो DD ट्रांजिशन होगा, ठीक है, और DD ट्रांजिशन होगा तो कलर शो करेगा। यहां पर देखिए, पहली बात तो NiH2O के पास NiH2O का होल 6 2 प्लस, ये क्या आपके NiH2O का होल 6 2 प्लस, ये ग्रीन कलर दे रहा है, ग्रीन कलर 3D8 है, निकल +2 में आएगा 3D8 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहां पर, DD ट्रांजिशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट 2 है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन D लेवल्स फॉर H2O कॉम्प्लेक्स इज इन द विजिबल रीजन एंड दैट फॉर द साइनो कॉम्प्लेक्स इज इन द यूबी रीजन। बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी की बात है बच्चों। यहां पर साइनाइड कॉम्प्लेक्स में ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के साइनाइड के
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से गैप इतना बढ़ जाता है कि ये विजिबल रेंज से हटके कौन सी रेंज में चला जाता है, यूवी रेंज में। कौन सी रेंज में चला जाता है बच्चों, यूवी रेंज में चला जाता है। कौन सी रेंज में चला जाएगा बच्चों, यूवी रेंज में चला जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड S2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ S1। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। NiCN4 में आपके क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से यहां पर इनके बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये NiS2 वाले में तो ये कहां पर रहेगा, आपके विजिबल रेंज में, ठीक है ना। और ये चला जाएगा आपके यूवी रीजन में साइनो कॉम्प्लेक्स के लिए, इस रेंज से ही बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, एनसीईआरटी का ही सवाल है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल पर यदि अपन बात करें, यहां पर अगले सवाल पर यदि अपन बात करें तो ये एक मैच द कॉलम का सवाल है बच्चों। आजकल क्या कर रहा है एनसीईआरटी, यूजेस वगैरह से एक सवाल टाइप का पूछ रहा है आपके, कभी मैच द कॉलम का सवाल पूछ लेगा। जैसे पिछली बार 2022 में हाइड्रेट्स के ऊपर मैच द कॉलम का टाइप का सवाल आया था, तो ऐसा एक सवाल हमने यहां पर फ्रेम किया और आप लोग आराम से देखेंगे। क्लोरोफिल, बच्चों क्लोरोफिल जो है ए, वो क्लोरोफिल में किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का, तो ए के साथ आ जाएगा थर्ड। यदि बी की बात करें तो बी है सोडा एश, बी है बच्चों सोडा एश। और सोडा एश क्या होता है बेटा, सोडा एश क्या होता है, हाइड्रेटेड जो आपके वाटर है वो बाहर चला जाएगा, Na2CO3 जो बचेगा वॉशिंग सोडा से, आपके वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 होता है, सारे सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए, लास्ट में आपका Na2CO3 बचा, सोडा एश बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यहां पर फर्स्ट आ जाएगा सोडा एश। थर्ड वाला सी, डेंटिस्ट्री ऑर्नामेंटल वर्क, जो बच्चे क्लास में पढ़े उनको बताया था, बोला भी था कि बच्चों ये यूजेस आएंगे डेंटिस्ट्री ऑर्नामेंटल वर्क में। इसमें क्या ले लोगे आप लोग, यहां पर आपके सेकंड आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट के बारे में बताया था ये। और डी जो आया व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश में आपके क्या ले लोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। व्हाइट वॉश में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर बनेगा आपका 1, आंसर आपका 1 बन जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है 93 नंबर, 93 नंबर की तरफ अपन मूव करते हैं बच्चों, 93 नंबर की तरफ मूव करते हैं। ये भी मैच द कॉलम का सवाल है बच्चों। अब ए, कोबाल्ट कैटलिस्ट, कोबाल्ट कैटलिस्ट की अपन बात करें, कोबाल्ट कैटलिस्ट की तरफ बात करें अपन, तो ये किस में काम आता है, मेथनॉल प्रोडक्शन में काम आता है, मेथनॉल प्रोडक्शन में काम आता है। सिनगैस की बात करें अपन, सिनगैस, तो सिनगैस किस में आती है, कोल गैसिफिकेशन में, तो कोल गैसिफिकेशन में काम आती है, कोल गैसिफिकेशन में बनती है आपके सिनगैस के लिए। सी में यदि अपन बात करें निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट किसमें अपन यूज लेते हैं, वाटर गैस प्रोडक्शन में। किसमें काम लेते हैं, वाटर गैस प्रोडक्शन में। वाटर गैस प्रोडक्शन में कौन सा कैटलिस्ट काम लेते हैं, निकल कैटलिस्ट। अभी हाइड्रोजन मैंने आपको कराया भी था वन शॉट में, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। और डी में यदि अपन बात करें यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या बनता है, H2 और Cl2 का प्रोडक्शन। तो यहां पर देख लो कौन सा ऑप्शन बनेगा, 4th आ जाएगा आपका आंसर, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल, द केटायन हैविंग सेम साइज एंड चार्ज ऑन हैविंग N-1D10 NS0 configuration possesses more polarizing power because, जैसे देखिए NaCl है, CuCl है, यहां पर Na प्लस केटायन और यहां पर Cu प्लस केटायन, ये 3s2 3p6 3d10 होता है, ठीक है ना। और ये 3s2 3p6 है। और यहां पर यदि अपन बात करें, ठीक है ना, 2s2 2p6, 2s2 2p6, 2s2 2p6, यहां पर यदि अपन बात करें पोलराइजिंग पावर की, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कॉपर की ज्यादा होती है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉनों का क्या लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो आंसर अपना 4th आ जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जहां पर आपके फजांस रूल के बारे में बताया गया, कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कंपाउंड, वहां पर आपको ये बातें मिलेंगी। वहां पर आपका ये एक ही लाइन लिखी हुई है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है और आपके फजांस रूल के बारे में बताती है। समझ में आई बात। तो यहां पर आपके इसकी कॉपर की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर की बात करें, पोलराइजिंग
पावर यदि दोनों में से पूछा जाए Na प्लस और कॉपर प्लस में से किसकी ज्यादा होगी? कॉपर प्लस की ज्यादा होगी। ठीक है ना? चलिए तो आंसर फोर्थ टिक कर देंगे, यहां पर फोर्थ आंसर टिक कर देंगे। कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला सवाल, हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना 95 है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है अपना, और 95 क्वेश्चन में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ सवाल है बच्चों ये इसी साल। और ये अपन बात करें तो एनसीईआरटी एग्जामिनर से एक बढ़िया सवाल उठाया था जेई ने इस बार भी, पूरा जेई में एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आया था और ये अच्छा सवाल है। तो एनसीईआरटी एग्जामिनर का सवाल है, इसलिए मैं आपको यहां पर इसको बता रहा हूं यहां पर कि भाई मैंने लिखा है यहां पर क्रोमियम H2O का हॉल 6 Cl2, यानी कि क्रोमियम +2 में है यहां पर। अब क्रोमियम +2 में है तो क्रोमियम +2 होता है 3d4, और 3d4 क्या होता है? अनस्टेबल, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जाना चाहेगा किसमें बेटा? 3d3 में, यानी क्रोमियम +3 में जाना चाहेगा, तो यहां पर बनाएगा 3d3। और ये 3d3 जो होता है वो सबको पता है कि T2G स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है यहां पर? T2G स्टेबिलिटी होती है यहां पर, क्रोमियम +2 में आपके T2G स्टेबिलिटी होती है। बच्चों बात क्लियर है क्या? तो इस तरीके से +2 से +3 की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगली बार मैं उस पर आया, अगला मेरा सवाल है FeH2O का हॉल 6 Cl2 जो है, FeH2O का हॉल 6 Cl2 जो है, इसमें यदि अपन बात करें तो आयरन +2 में है। अब आयरन +2 में जो होता है वो 3d6 होता है। अब d6 भी कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये क्या करना चाहेगा? +3 में आना चाहेगा, और +3 में आएगा तो Fe +3 में आ गया तो ये आपके 3d5 बना देगा, और 3d5 जो है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्रोमियम +2 और Fe +2 दोनों ही स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, +3 में आना चाहते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि मेरे पास ये असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। अगला मेरे पास आता है रीजन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर d ऑर्बिटल, यानी कि यहां पर भी 3 d इलेक्ट्रॉन, आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी d ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपके अनपेयर्ड है, वो के भी आपके d में प्रेजेंट होंगे, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe +2 में, Fe +3 में। समझ में आ रही बात? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें Fe +2 में, और यहां पर क्रोमियम +2 में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सब d में ही प्रेजेंट होंगे, d ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होंगे। तो ये रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का d ऑर्बिटल में होना उनके रिड्यूसिंग एजेंट के बिहेवियर को नहीं बता पा रहा है, यानी कि असर्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यानी कि यहां पर अपन आंसर टिक कर देंगे बच्चों सेकंड, आंसर अपना आ जाएगा सेकंड। तो ये इनऑर्गेनिक का डिस्कशन था। ठीक है बच्चों, यहां तक के आपके इनऑर्गेनिक का पूरा पार्ट कवर हुआ। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, 7 मई के लिए जी जान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ओके।